बने दुश्मन जो हैं एक भाई। मजहब की माचिस से किसने आग लगाई, इतना दंगा क्यों है भाई। फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया, सबको अंगार बनाने पे तुली है दुनिया। मैं महकती हुई मिट्टी हूँ किसी आंगन की, मुझको दीवार बनाने पे तुली हुई है दुनिया। हमने लोहे को गलाकर जो खिलौने ढाले, उनको हथियार बनाने पे तुली है दुनिया। जिन पे लफ्जों की नुमाइश के सिवा कुछ भी नहीं, उनको फनकार बनाने पे तुली है दुनिया। क्या मुझे जख्म नए देके अभी जी नहीं भरा, क्यों मुझे यार बनाने पे तुली है दुनिया। मैं किसी फूल की पंखुड़ी पे पड़ी शबनम हूँ, मुझको अंगार बनाने पे तुली है ये दुनिया। नन्हे बच्चों से कुंवर छीन के भोला बचपन, उनको होशियार बनाने पे तुली है दुनिया। नमस्कार, मैं हूँ विजय त्रिवेदी। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8, तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य के विजय की बात। वही सत्य जो हमेशा से असत्य पर भारी पड़ता है, वही सत्य जो कभी झुकता नहीं, रुकता नहीं और कमजोर नहीं पड़ता। इसी सत्य पर आज हम बात करेंगे कि आखिर हमारे देश में इतने दंगे क्यों हो रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो पर्दे के पीछे से हिंदू और मुसलमानों को भड़का रहे हैं। आखिर इस गेम का वो बिग बॉस कौन है जो खुद कभी सामने नहीं आता और लोगों के बीच दंगा करवा रहा है। और अब हम शुरुआत करेंगे हमारे कार्यक्रम की। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान सुधांशु मित्तल साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, संजय निरुपम साहब कांग्रेस के नेता हैं, ताहिरा हसन सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मधु किश्वर वरिष्ठ पत्रकार, मीमांसा सिंह तंवर मनोवैज्ञानिक हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। इन सब से हम चर्चा करेंगे कि ये दंगे क्यों हो रहे हैं भाई, कौन भड़का रहा है इन दंगों को, इसी पर चर्चा शुरू करेंगे। सुधांशु मित्तल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ताहिरा हसन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मधु किश्वर हमारे साथ हैं, संजय निरुपम हमारे साथ हैं और मीमांसा सिंह तंवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधांशु जी, सबसे पहला सवाल आपके साथ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो दंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात करती है। होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने कहा कि सख्ती से निपटा जाएगा। प्रधानमंत्री भी इस पर अपडेट ले रहे हैं, लेकिन 4 दिन बाद भी दिल्ली जो देश का दिल है, राजधानी है, वहाँ पर अभी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। गिरफ्तारी हुई है, 5 लोगों के खिलाफ NSA लगाया गया है, 25 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन मन अब भी बेचैन लग रहा है। आपका मन भी बेचैन है? विजय जी, मन तो हर एक का बेचैन होगा जी, क्योंकि जो हो रहा है वो इतना जघन्य अपराध है कि उसकी जितनी निंदा करी जाए कम है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, आप एक राष्ट्रीय चैनल हैं जी, इस सारे को सिर्फ दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में ना देखिएगा जी। ये कैसे हो रहा है कि हनुमान जयंती पे शोभा यात्रा होती है और देश में अलग अलग स्थानों पे दंगे हो जाते हैं, पथराव होते हैं, शोभा यात्रा को में विघ्न डाला जाता है। तमाम रामनवमी के उपलक्ष्य में ये सारा हो रहा है। तो जब हम चर्चा करें तो हम चर्चा का जो दायरा है उसको सीमित ना करें जी। हमें इसको ज़्यादा गहराई से और ज़्यादा गंभीरता से इस पर चर्चा करनी चाहिए। ये दोषारोपण का समय नहीं है। मैं तो मतलब जितना कहिए प्रत्यक्ष जो प्रमाण है उनके सामने दोषारोपण कितना कर सकता हूँ। सर, सरकार आपकी है तो सवाल आपसे बनता है ना, छोटा ना कर। बात दोषारोपण की नहीं है, सवाल तो आपसे बनता है। आप सरकार में हैं। नहीं, मैं इस विषय में नहीं कह रहा जी। नहीं, मैं बिल्कुल इस विषय में नहीं कह रहा। मैं तो सिर्फ चर्चा का जो दायरा है जी, उसके विषय में कह रहा हूं कि इसका दायरा जो गंभीर विषय है। और यहाँ पे जो पैनल है, और जैसे आपका विजय जी, आपका एक बहुत लंबा इतिहास रहा है, आप हमेशा चीखना चिल्लाने वाले एंकरों में नहीं है। आप गंभीर विषयों को गंभीरता से दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं, तो मेरे से वो निवेदन है।
अब आप जो पूछना चाहते हैं मैं सब बताऊंगा, बोलिए क्या। जी नहीं, हम समझ रहे हैं आपने दायरा बढ़ाया, लेकिन आपने ये दायरा बढ़ा के बहुत सारे निशाने बना दिए हैं। कुछ लोगों पर शक की सुई गहरी कर दी है, कुछ लोगों पर निशाना बनाया है। कहीं आपकी जो नज़र है ना, सुधांशु जी जो है ना बहुत गंभीर राजनेता हैं और वो राजनीति का उनका लंबा अनुभव भी है। और जैसे आप चर्चा कर रहे थे वैसे ही सब लोग जानते हैं कि सुधांशु जी बेवजह आरोप नहीं लगाते। लेकिन क्या ये सिर्फ राजनीतिक मसला है या एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है? और बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो गई है। फिर ओवैसी साहब ने एक सवाल किया कि ये दंगे शोभा यात्राएं तो हमेशा निकलती हैं, देश में बहुत सारी निकली, जहांगीरपुरी में भी 2 और निकली थी, फिर केवल वहाँ क्यों हुई? वो कह रहे हैं कि बीजेपी चाहती है कि दंगे हों ताकि उनकी जो राजनीति है वो गर्म बनी रहे। विजय जी, एक शायद आप तो इतिहास जानते हैं हिंदुस्तान की राजनीति का। जी, आपको पता है कि जब भी हिंदू मुसलमान के दंगे हुए हैं, भाजपा को कभी राजनीतिक लाभ नहीं मिला है, उसका नुकसान होता है। जी, और अगर मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता समझता है तो नेतृत्व तो इस बात को जरूर समझता है। आपको ध्यान होगा कि अयोध्या प्रकरण के बाद एक जो माहौल था उसमें दंगे हुए। जी, ठीक है, 93 के सारे चुनाव हमारे, जी, 2002 गुजरात होता है, उसके बाद 2004 हमारे। तो भाजपा को दंगों से कोई फायदा होता है? जिसकी भी ये सोच है उसकी मानसिकता में कहीं विकृत मानसिकता का वो परिचय दे रहा है। उसको इतिहास की समझ नहीं है, उसको राजनीति की भी समझ नहीं है। जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आज तक सांप्रदायिक राजनीति किसने करी है? जब आप सांप्रदायिक राजनीति के लाभार्थियों को जानेंगे, समझेंगे, किसको इस राजनीति से फायदा हुआ है, तब शायद इस सारी चर्चा का जो है हम सार्थक निष्कर्ष निकाल पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात। आज तक सेकुलरिज्म के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सिर्फ कम्युनल पॉलिटिक्स हुई है। राजनीति में सिर्फ सांप्रदायिक राजनीति उन लोगों ने करी है जिन्होंने जो धर्मनिरपेक्षता का जामा पहनाया था अपने नापाक इरादों का। मुसलमानों को एक डर दिखाया और उस डर से उनको एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करा, बहुत लंबे अरसे तक करा, और उसका फायदा हुआ। बहुत लंबे अरसे तक ये वोट बैंक होता। किसकी तरफ इशारा आपको ध्यान होगा कि मुसलमान मनोविज्ञान में एक चीज छा गई। सुनिए, मैं बतलाता हूं। मुसलमानों के मनोविज्ञान में एक चीज छा गई कि सरकारें हम बनाते हैं, सरकारें हम बिगाड़ते हैं। जी, क्योंकि हम वोट बैंक हैं, तो चाहे राष्ट्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो, हम जिसका समर्थन करते हैं वो जीतता है। बहुत लंबे अरसे तक ये सत्य में था। इसीलिए हर एक ने मुसलमान को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करी। उनके भावनात्मक विषयों पे उनको जो बहुत चढ़ा दिया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? आज मुसलमान वोट की सार्थकता ही खत्म हो गई। जी, अब जब जिस चीज को 70 साल तक मैं सोचता रहा हूं कि मेरी वजह से होता है, आज जब मैं ये पाता हूं कि मेरी तो सार्थकता ही खत्म हो गई। जी, देश में मेरे वोट की अहमियत नहीं बची। राज्यों में, यूपी में हुआ, सब जगह हुआ, एक लामबंद होने के बावजूद मेरी कोई अहमियत नहीं बची और नुकसान हुआ। जितना प्रतिनिधित्व पहले होता था, अब तो प्रतिनिधित्व भी कम हो गया। जी, तो आप सोचिए किस माहौल में क्या राजनीति, ठीक है, इस पर हम चर्चा क्या करेंगे। मानसिकता को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। जी, संजय जी, इसलिए आगे चर्चा बढ़ाते फिर एक ही चीज का जवाब दूंगा। आगे इस पर चर्चा करेंगे। संजय निरुपम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। संजय जी, जितना समझ मुझे सुधांशु जी की बात से आया, उनका इशारा यह है कि कांग्रेस जो धर्मनिरपेक्षता की या स्यूडो सेकुलर जिसे वो कहा करते थे उसकी राजनीति करती थी और मुसलमानों को वोट बैंक समझती थी, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान आपने मुसलमानों को ही पहुंचाया है कि आप उनकी सार्थकता खत्म कर दी। देखिए, सबसे पहली बात आपने जोड़ा एक बुनियादी सवाल खड़ा किया था कि अचानक देश में सांप्रदायिक तनाव। शैल चतुर्वेदी जी की एक कविता है जी, और शायद उनकी ही लिखी हुई लाइन है, वो कुछ इस तरह की थी कि आजकल सरहद पर तनाव है, शायद आसपास चुनाव। मुझे लाइन मैं थोड़ा भूल सकता हूँ, लेकिन बिल्कुल उसी संदर्भ में है कि आजकल सांप्रदायिक तनाव है, शायद बहुत करीब चुनाव है और लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। और बार बार एक देखने को मिल रहा है कि देश में अलग अलग मुद्दे बना करके कैसे सांप्रदायिक तनाव तैयार किया जाए और हिंदू मुस्लिम में पूरा एक पॉलिटिकल नैरेटिव बदल दिया जाए, तो इस प्रकार का एक प्रयास लगता है। जी, सुधांशु जी ने कहा कि दंगे होते तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ नहीं होता है। गुजरात इसका सबसे बड़ा उदाहरण।
गुजरात के भयंकर दंगे जिसमें 3000 से तो ज्यादा मुसलमान संजय जी मारे गए, उसके बाद करौली में एक भी ऐसी करौली में भी अभी दंगे हुए। मैं तो आता हूँ करौली पे भी आ जाऊंगा, करौली पे आ जाऊंगा। पहले एक बात सुन लीजिए। जी तो गुजरात में 2002 में जो दंगे होते हैं उसमें 3000 मुसलमान मारे जाते हैं, उसके बाद से आज तक गुजरात में बीजेपी की सरकार चल रही है। और किस तरीके से वहां पोलराइज किया गया है हिंदू और मुस्लिम के बीच, ये पूरा देश जान रहा है। और वही गुजरात मॉडल क्या पूरे देश में लागू करने का एक प्रयास हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र के संदर्भ में बताता हूँ, फिर मैं आपकी करौली में भी आ जाऊंगा आप चाहेंगे तो, और फिर जहांगीरपुरी के बारे में भी कहना चाहूंगा। महाराष्ट्र के संदर्भ में देखिए, राज ठाकरे जिनकी राजनीति पूरी तरह से खत्म हुई जी उनको अचानक भारतीय जनता पार्टी उकसाती है और राज ठाकरे एक मीटिंग लेते हैं। जो अब तक हिंदू मुस्लिम दलित सबको साथ में लेने का विचार लेके चलते थे, वो अचानक वो हिंदुत्व की लाइन लेते हैं और कहते हैं कि मस्जिदों के ऊपर जो लाउड स्पीकर लगे उनको उतारिए, नहीं तो फिर मैं मस्जिदों के सामने। सर आपने तो महाराष्ट्र का जिक्र किया, हिंदुत्व की सबसे बड़ी पार्टी जो बनती है शिवसेना, उनके साथ आप बैठे हुए सरकार में। अब राज ठाकरे तो बहुत उनके छोटे भाई हैं। अब अगर पूरी बात नहीं होने दोगे, बीच बीच में से टोकते रहोगे। नहीं, आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया तो मुझे याद आया। हाँ, तो पूरी बात होने दोगे तब ना यार, ऐसे थोड़ी होता है भाई जी। आप किसी को हैरेस करने के लिए बुलाए हैं या सचमुच एक गंभीर चर्चा करना? नहीं, गंभीर चर्चा है महाराष्ट्र ये क्या छिपी हुई बात है क्या कि शिवसेना के साथ हम सरकार चला रहे हैं? ये छिपी हुई बात है जी। क्यों ऐसी बात कर रहे हैं जी। सुन लीजिए ना पूरी बात जी। राज ठाकरे एक मीटिंग लेते हैं जिसमें कहते हैं कि मस्जिदों के ऊपर से सारे लाउड स्पीकर उतारे जाए, नहीं तो हम मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर हनुमान चालीसा बजाएंगे जी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर लाउड स्पीकर बांट रही है पूरे शहर में जी। क्या ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के नहीं कर रही है? जी। अब आप पूछेंगे कि मस्जिदों पर लाउड स्पीकर है वो बजना चाहिए नहीं बजना चाहिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन है लाउड स्पीकर में कितने डेसिबल तक की आवाज होनी चाहिए, उस आवाज का उस गाइडलाइन का पालन होना चाहिए। और हमने स्वयं मांग की है और खुद महाराष्ट्र सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है। कैबिनेट ने फैसला किया, मेरे ख्याल से कल कैबिनेट का एक फाइनल डिसीजन आने वाला है जिसमें मस्जिद हो या मंदिर हो, सब जगह जो भी लाउड स्पीकर लगे हैं उसको एक नियंत्रित तरीके से उसकी आवाज निकलनी चाहिए। ठीक है जी। तो जानबूझ के महाराष्ट्र के माहौल को प्रदूषित करने या सांप्रदायिक करने का एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है और उस षड्यंत्र को रचने में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है और मोहरे के तौर पे राज ठाकरे को आगे रखा गया है, यह साफ साफ दिख रहा है। ये मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है। जहांगीरपुरी में जो दिल्ली जहां से आपने शुरू किया था जी। अभी खुद आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पे आरोप लगा रही है कि अंसार नाम का जो व्यक्ति पकड़ा गया है, एक जो अभियुक्त पकड़ा गया है, वो बीजेपी करे कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी करे बीजेपी का कार्यकर्ता, उसने सबके झंडे और सबके झंडे और टोपियां लगा रखी हैं उसने। इसका मतलब यही तो पार्टियां कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हैं कि दंगे हों, माहौल तनावग्रस्त हो और उसका नाजायज फायदा या पॉलिटिकल। चलिए इस पर आगे चर्चा करते हैं संजय जी, आगे चर्चा करते हैं, हमारे और मेहमानों के पास भी चल चलें, लेकिन उससे पहले आप भी हमारे साथ जुड़कर इस जो आज का मुद्दा है उसके जो पोल है उसमें शामिल हो सकते हैं। आज के मुद्दे पर अपने पोल में हाँ या ना कह सकते हैं, जिसका जवाब आप हमें हमारे प्रोग्राम के अंत में देंगे। आज का हमारा सवाल है कि क्या आपकी दोस्ती का आधार मजहब है, यानी मजहब के आधार पर क्या आप दोस्ती करते हैं? आप हमें अपनी राय दे सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल @NewsIndia पर। इसी मुद्दे पर हम बात करते रहेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी राय जरूर देते रहिए। मधु किश्वर जी, आपके पास आऊं मैं उससे पहले एक सबीना खान जी से मैं रिएक्शन चाहता हूं। सबीना जी, सारा मुद्दा जो है, सुधांशु जी ने भी बात की, संजय जी ने भी बात की, बात हो रही है कि क्या हिंदुस्तान की राजनीति में मुसलमान, बहुत गंभीर मसले पर आ गए हम दंगे से थोड़ा सा आगे बढ़कर, कि सार्थकता को खत्म किया जा रहा है, ये कोशिश हो रही है, ऐसा आपको लगता है? जी, पूरी तरह से लगता है जी। क्योंकि जिस तरह से हमारे देश की अशांति को भंग किया जा रहा है, देखिए अभी हम अगर बात करते हैं शोभा यात्रा, शोभा यात्रा में जो आयोजक होते हैं उन पर ये जिम्मेदारी होती है कि आप ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, आयोजित कर रहे हैं, उसमें किसी तरीके की कोई दंगा फसाद, आपत्तिजनक नारे या किसी भी तरह का कोई भी चीज ना शामिल हो, ना ही कोई कोशिश करे ऐसा। लेकिन जानबूझ के मस्जिद के सामने जाके नारेबाजी, नारे लगाना, तलवारों को फहराना, तमंचे लहराना, मतलब ये किस तरह की शांति को भंग करने की कोशिश की जा रही है। जानबूझ के दूसरे समुदाय के लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, उकसाया जा रहा है कि वहां से भी कुछ हो और इधर से भी हम फिर शुरू करें दिस काइंड ऑफ। तो वो हुआ जहांगीरपुरी, उसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो वो हुआ।
पथराव को जहाँ पर- लॉजिकली जहाँ सपोर्ट पर- कर रही हैं आप? पथराव मैं- को लॉजिकली सपोर्ट कर रही हैं या जो दंगा हुआ उसको सपोर्ट कर रही हैं? मैं सपोर्ट किसी को नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा हुआ क्यों, जब आयोजकों को पता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद ऐसा हो रहा है, जिस पर इतनी एफआईआर हुई, गिरफ्तारियां हुई, और इस तरह से आपत्तिजनक मस्जिद के सामने नारे लगाने का क्या मतलब होता है? मुझे पता है, मंदिर के सामने किसी को आपने बैठ के कुरान पढ़ते हुए देखा है? ये जबरदस्ती आपने देखा है कि मंदिर के सामने जाके कोई नारेबाजी लगा रही? तो जानबूझ के उकसाने वाली बात हुई कि दूसरा समुदाय, अब आप बताइए, भावना भड़काने वाली बात होगी, भावना भड़केगी कि नहीं है? या चूड़ियां पहन रखी हैं कि आप जाके उनको गालियां दे दोगे, तलवार लहराओगे, मस्जिद के सामने नारे लगाओगे, वो कुछ नहीं बोलेंगे? मतलब सबीना जी, मैं समझ आपकी बात समझ आ गई, लेकिन मैं चूड़ियां पहनने का जो मुहावरा है वो इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मैं महिलाओं को बहुत पावरफुल मानता हूं और इसको डेरोगेटरी मुहावरा मानता हूं। मधु जी, जो सबीना जी बात कह रही हैं वो आपको ठीक लगती है कि यदि आप भावनाएं भड़काएंगे तो नतीजा ये होने ही वाला है? आप बहुत लंबा अनुभव है आपका राजनीति का भी और पत्रकारिता का भी, और आपकी आवाज़ जो है 7 लोक कल्याण मार्ग तक पहुंचती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना बहुत दुख व्यक्त करना चाहूँगी, ये जो नैरेटिव चल रहा है। और सबीना जी, प्लीज़ रिमेंबर, आज सीसीटीवी का ज़माना है और सब कैप्चर्ड है किसने क्या किया। जय श्री राम के नारे या भारत माता की जय के नारे मेन सड़क पर लगाए जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं मस्जिद के आगे नारे नहीं लगेंगे। वो पब्लिक स्पेस है, और कहाँ से तलवारें आई, कहाँ से पथराव हुआ, ये सीसीटीवी कैमरा में कैद है। अब फेक नैरेटिव्स का ज़माना गया, क्योंकि बहुत लोगों के पास और कुछ नहीं, अपना मोबाइल होता है, तुरंत सारी बातें कैप्चर हो जाती हैं, और सीसीटीवी कैमरा तो है। खैर, इनसे उम्मीद करना भी गलत है। लेकिन मधु जी, वो पब्लिक स्पेस हो, उसके सामने मस्जिद तो है ना। सबीना जी, जो प्लीज लेट मी फिनिश, आप फिनिश कीजिए, मैं जोड़ देता हूँ आपकी बात को। लेट मी फिनिश। यस, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, आपने जो बात कही उसमें कि आपने कहा कि पब्लिक स्पेस है, प्लीज पब्लिक, आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। आपने पब्लिक स्पेस कहा, लेकिन पब्लिक स्पेस के सामने मस्जिद बनी हुई है, ये भी तो फैक्ट है। तो मस्जिद बनी है तो इसका क्या मतलब है कि मस्जिद के सामने से जुलूस नहीं जा सकता, हमारी आवाज़ नहीं खुल सकती? तो मुझे क्यों फिर 5 बार दिन में अल्लाह अकबर के सुनना पड़ती है? अजान बंद कीजिए, मुझे भी तकलीफ होती है, बट दैट्स नॉट द मेन पॉइंट। द मेन पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू पॉइंट इज दिस, ये ना भाजपा का, ना कम्युनिस्ट पार्टी का, ना कांग्रेस पार्टी का मसला है। लेट्स फेस इट, जो हज़ारों मील दूर से मोहम्मद गौरी, सुल्तान तुगलक, जो सारी डायनेस्टी, हुमायूं, अकबर, ये जो शाहजहाँ, ये सारे आए हज़ारों मील से, क्या करने आए थे? हमारे मंदिर ही तो तोड़ने आए थे, हमारी मंदिरों में आरती तो बंद करने आए थे, मूर्तियाँ खंडित करने आए थे, और काफिरों को धर्मांतरण करने आए थे। ये 1400 साल से सिलसिला चल रहा है। इसका ना कोई कांग्रेस के पास इलाज है, ना भाजपा के पास है, और मैं इनसे आग्रह करती हूँ, प्लीज़ वेक अप टू द रियलिटी। ये 1400 साल जहाँ भी इस्लाम गया, उसने मंदिर तोड़े हैं और काफिरों का कत्ल किया है या धर्मांतरण किया है, ये वही है। और ये जानते हुए भी आप कि ये मिशन गजवा हिंद का एजेंडा जो पैगंबर साहब इनको दे के गए 1400 साल पहले, कि पूरे भारत को पूरा कन्वर्ट करना है, हर मंदिर टूटेगा, हर बुत मधु जी ये बहुत मधु जी, मैं थोड़ा सा माफी चाहता हूँ। मधु जी, मैं माफी चाहता हूँ, चल रहा है जी, माफी चाहता हूँ, एजेंडा सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ कि ये उसी एजेंडा के तहत इतिहास से आप है ना मौजूदा हिंदुस्तान के मौजूदा मुसलमानों को मत जोड़िए। माफी के साथ चाहता हूँ मधु जी, प्लीज मधु जी, मधु जी, गजनवी को हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ मत जोड़िए। और आप जिस बात का तर्क दे रही हैं अभी, आई एम सॉरी, आई एम ऑल्सो सॉरी, नो आई डोंट वांट टू अलाउ। रिसेंटली मुद्दे पे बात करें, आप आज की बात कीजिए मुझे, क्या आज आपके, नहीं, माफी चाहता हूँ मैं आपसे, के ज्यादातर मुसलमान, माफी चाहता हूँ मैं आपसे, मैं आपको मानसिकता से आप तभी ऐसा करिए मधु जी, जो मस्जिद के आगे से नारे लगे,
कोई गाली नहीं उठाई किसी ने। सुधांशु जी मैं आपके पास आता हूँ। जलूस ने गाली नहीं दी इस्लाम को, मस्जिद को गाली नहीं दी, केवल जय श्री राम कहा। और छोटी छोटी बच्चियों की इंटरव्यू है उस इलाके से, वो कह रही है वीडियो कि ये तो प्रोवोकेशन है, इनके लिए हमारा हिंदू होना ही प्रोवोकेशन। ठीक है मधु जी मैं आता हूँ आपके। सबीना जी शांति रखिए, सबीना जी शांति रखिए, आपके पास आएंगे। मीमांसा जी, मैं मीमांसा जी के पास जाना चाहता हूँ। वो मधु जी समझ गया बात, माफी चाहता हूँ मैं आपके साथ। नहीं मैं माफी चाहता हूँ, मैं मधु जी मैं आपको इस बात के लिए नहीं अलाउ करूंगा कि गजनवी को मौजूदा मुसलमानों के साथ जोड़े हिंदुस्तान के। माफी चाहता हूं मैं आपके से, लेकिन हमारे साथ मीमांसा जी जुड़ी हुई हैं। सबीना जी शांति रखिए। दैट इज द रियल इशू। ठीक है इस पर बात करेंगे। मीमांसा जी आपसे जानना चाहते हैं, आपको हमने इसलिए याद किया, आपको इसलिए तकलीफ दी कि हम समझना चाहते हैं कि ये मेंटेलिटी क्या है, ये साइकोलॉजी क्या है कि हम किसी न किसी बहाने से दंगे तक पहुंच जाते हैं। देखिए अगर मनोविज्ञान की भाषा इस चीज को समझें तो हमें ये समझना है एक इन ग्रुप आउट ग्रुप बिहेवियर होता है। हम सब एक ग्रुप की आइडेंटिटी जो है एक फॉर्म करते हैं। हाँ, एक इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट होता है एक टेंशन से, जिसमें हम ये कहते हैं कि हम इस ग्रुप से आइडेंटिफाई करते हैं और हम इस ग्रुप से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। वायलेंस में एक बेसिक चीज जो आप देखते हैं वो है लैक ऑफ एम्पैथी जी। कि अगर एट अ बेसिक लेवल अगर हम किसी को चोट पहुंचा रहे हैं तो हमें उस चीज का दुख नहीं हो रहा, और वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा सेंस ऑफ ग्रुप आइडेंटिटी उस टाइम पे इतना ज़्यादा होता है कि जब हम देखते हैं कि तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इस सेम चीज़ कर रहे हैं एक दूसरे ग्रुप के साथ जिसको वो अपना हिस्सा नहीं समझते, वहाँ पर एक तरह का बिहेवियर हम एक दूसरे का इमिटेट करना शुरू कर देते हैं। एक अराउजल आता है जहाँ पर आप एग्रेशन, एक सेंस ऑफ सेल्फ को आप लूज कर देते हैं। डी इंडिविजुएशन मतलब आपकी खुद की इंडिविजुअल सेल्फ क्या है उसको लूज करते हुए, एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लूज करते हुए हम उस बड़े ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं, और जो सब हमारे साथ उस टाइम पे कर रहे होते हैं हम उसको जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं अपने व्यवहार में। लेकिन मीमांसी जी मैं समझना चाहता हूँ कि ह्यूमन बिहेवियर कोई लाइट का बटन तो नहीं है ना, कि हम सालों साल साथ रहते हैं, साथ पड़ोसी हैं, साथ एक मोहल्ले में रहते हैं, साथ खाना खाते हैं, साथ गाना गाते हैं, साथ भजन कर रहे हैं, साथ ईद मना रहे हैं, और अचानक एक दिन आप दंगा करने लगते हैं। और फिर मैं देखता हूं कि दंगा खत्म होता है 4 दिन बाद, जब सारी पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स आते हैं, शांति कमेटी बनती है, फिर हम वापस उसी पे चले जाते हैं। तो ये क्या है? देखिए 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ है कि कई सालों तक जो हम स्टीरियोटाइप्स देखते हैं, एक पर्टिकुलर नैरेटिव को हम जो बिलीव करते हैं और उसके साथ हमारा जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी होता है कि हम भी इस चीज़ में कहीं ना कहीं बिलीव करते हैं। हमारा बिलीफ सिस्टम क्या कहता है, हमारा ऑलरेडी एक सबका प्री कंसीव नोशन होता है कुछ चीज़ों की तरफ। तो जैसे ही हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो है कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन हमारे बिलीफ सिस्टम को भी सूट करता है, हम उसको फॉलो करते हैं। दूसरा होता है कि एग्रेशन की अगर हम बात करें, एग्रेशन है एक उसी मूवमेंट में एक इंस्टेंट अराउजल होना और उस अराउजल पे एक्ट करना। एग्रेशन एक लर्न्ड बिहेवियर भी है। हम अपने व्यवहार में एग्रेशन तब भी देखते हैं जब हम आसपास के वातावरण में एग्रेशन को देखते हैं और उस चीज़ को सीखते हैं और इमिटेट करते हैं और उस सिचुएशन में इनैक्ट करते हैं। जी ठीक है, इस चीज़ को आप इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक पर जाने का। ब्रेक पर जाने से पहले आपसे हमारा सवाल है कि क्या आपकी दोस्ती का आधार मजहब है? क्या आप दोस्ती के आधार पर मजहब का है? आप हमें पोल करके अपनी राय दर्ज करवा सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल @newsindia पर, जिसका जवाब हम आपको दिखाएंगे कार्यक्रम के अंत में कि क्या आप मजहब के आधार पर दोस्ती करते हैं। आप अपनी राय दीजिए, हम इस कार्यक्रम के आखिर में उसको बताएंगे। और आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद लौटते हैं छोटा सा ब्रेक। क्यों बने दुश्मन जो हैं एक भाई? मजहब की माचिस से किसने आग लगाई? इतना दंगा क्यों है भाई? ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है सत्य की विजय में। देश में हिंदू मुस्लिम को लेकर राजनीति पूरे उफान पर है। इसी मुद्दे को लेकर देश के तमाम नेता भी इस विवाद को तूल देते नजर आ रहे हैं।
आइए आपको सुनाते हैं कि देश में भड़की सांप्रदायिकता की आग पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। पर्व का राजनीतिकरण ना हो, त्योहारों का राजनीतिकरण ना हो, लेकिन कुछ एक तत्व जो सदा इस पर तत्पर रहते हैं, न किसी तरह विवाद की राजनीति करे, विभाजन की राजनीति करे। जब कोई मुद्दा नहीं मिलता तो उस मुद्दे को मैन्युफैक्चर करने का प्रयास करते हैं। जो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्रालय हैं, जिम्मेदारी और जवाबदेही से पल्ला झाड़ेंगे। कितने और दंगे होंगे दिल्ली में 2019, 2020, 2022 जब गृह मंत्री और गृह मंत्रालय पे जवाबदेही मांगी जाएगी और तय करी जाएगी। सत्य तो ये है कि आज जब से भाजपा सरकार आई है तो एक नया मोटो, नया फॉर्मूला शुरू हो गया है कि समाज को आपस में लड़वाओ। कौन सी गांगी जमनी संस्कृति? गांगी जमनी संस्कृति यही है। आज तक तो कभी तजिया के जुलूस पर लाठी और भाला या पत्थरों से नहीं हुआ है। कोई बता दे। अगर हुआ नहीं है, ये वही लोग हैं जो भारत में शरिया कानून लाना चाहते हैं। हिंदुओं की हत्याएं दिल्ली के अंदर नृशंस रूप से घरों में घुस करके हथौड़ों से, तलवार से, चाकू से, गोलियों से, बाजार में, पार्कों में इन इस्लामिक जिहादियों ने मॉब लिंचिंग के माध्यम से भी की हैं। लेकिन किसी केस का कोई कंक्रीट रिजल्ट निकला हो या इन अपराधियों के मन में किसी तरह का दिल्ली पुलिस के प्रति कोई डर बैठा हो, ऐसा देखने में नहीं आया। ये तो बात है पॉलिटिकल पार्टीज की, लेकिन अब राजनीतिक पार्टियों से अलग हिंदू मुसलमानों को भड़काने के लिए विवाद पर धार्मिक मंच भी आ गए हैं। कथावाचक धीरेन्द्र गर्ग ने इस मुद्दे पर क्या कहा, पहले वो आपको सुनाते हैं, फिर हम डिबेट शुरू करेंगे। सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। हाँ, और कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। सुधांशु जी, आपसे चर्चा शुरू करूं, लेकिन पहले मैं मधु किश्वर जी का रिएक्शन जानना चाहता हूं। ये जो धीरेन्द्र गर्ग महाराज साहब हैं, वो जो फरमा रहे हैं, उसको कैसे आप देखती हैं मधु जी? ये मैं ऐसे देखती हूँ कि एक कॉकरोच को मारने की तो इनमें औकात है नहीं, सिर्फ दहाड़ रहे हैं, बुलडोजर चलवाएंगे, बड़बोले हैं सिर्फ ऑडियंस को उत्तेजित करने के लिए। दिस नॉनसेंस। जिन्होंने कुछ करना होता है ना, गरजने वाले बरसते नहीं हैं। ये उसी किस्म के गरजने वाले, एज इन इंग्लिश ऑल्सो दे से बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। सो आई डोंट थिंक ही हैज एनी बाइट, अदरवाइज ही वुडंट बी टॉकिंग लाइक दिस। लेकिन इसका रिएक्शन तो होता होगा ना। आई वुड डिसमिस दिस नॉनसेंस। थैंक यू जी। नहीं होता। अगर होता तो आज तक आप बताइए सारे देश में एक मस्जिद कभी किसी ने गिराई है? वो विवादित ढांचे को छोड़ के लाखों मंदिर तोड़े गए इस देश में और अभी भी टूट रहे हैं। लाखों जनसंहार हुए, जेनोसाइड्स हुए। एक बताइए जहां हिंदुओं ने जनसंहार किसी का किया हो। एक मस्जिद जिसने तोड़ी हो इतिहास में। 1400 साल से इस्लाम तोड़ रहा है, जहां जाता है, केवल हिंदुओं की नहीं, जहां जाता है अरब मुल्कों से स्टार्ट करते हुए मधु जी, वहां से भी वहां आजाद हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात कीजिए ना। मंदिर खंडित हुए। मधु जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आजाद हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात कीजिए। जग जाएं। आजाद हिंदुस्तान के मुसलमान खुलेआम गजवाए हिंद एजेंडा की तरफदारी करते हैं और आजाद हिंदुस्तान के मुसलमान ही कहते हैं मस्जिद के बाहर से प्रोसेशन नहीं निकल सकता, फिर कहते हैं मुस्लिम मोहल्लों से प्रोसेशन नहीं निकल सकता। यानी यहाँ भी पाकिस्तान बन चुके हैं, हमारी एंट्री अलाउड नहीं है। और ऐसे कई मिनी पाकिस्तान है दिल्ली में, सारे देश में, जहाँ हिंदू जाने से डरते हैं। प्रोसेशन तो बहुत दूर की बात, पुलिस
जाने से डरती है। ये जो मिनी पाकिस्तान बन गए हैं, ये ऐसे ही नहीं बने, ये पॉलिटिकल पार्टीज की शय और कोऑपरेशन से बने, और ये आपस में वोट बैंक की पॉलिटिक्स खेलते रहेंगे। किसी ज़माने में मुस्लिम वोट बैंक की बात हुआ करती थी, आज सारी पार्टीज इस्लामिक पावर लॉबीज के पपेट्स हैं, चाहे बीजेपी है, चाहे समाजवादी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे कम्युनिस्ट हैं, सभी के सभी इशारों पे नाच रहे हैं इनके, और देश को बचाने की किसी को चिंता ही नहीं है। उनका खुला एजेंडा है कि सारे ही सब कॉन्टिनेंट को इस्लामाइज करना है। ये आज से बहुत नहीं है। मधु जी, आप बहुत एक्सट्रीम में बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से। सुधांशु जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सुधांशु जी, क्योंकि ये सुधांशु जी, बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान सबीना के जी आपके आजाद पास आता हूँ मैं, आप इस सबीना आपके पास आता हूँ। सुधांशु जी, आप भी इस्लामिक पावर की पपेट हैं, मधु जी कह रही हैं। पैगंबर साहब सुधांशु जी, लाइफ के जो मॉरल्स दिए उन्होंने, हम आजकल हिंदू सुना रहे हैं, लेसन्स ले रहे हैं, तो सुधांशु जी आप भी लेसन्स ले लीजिए इस्लाम पे। यूट्यूब पे बहुत अच्छे ठीक है। सुधांशु जी को हिंदी में भी मैं सुधांशु जी से जानना चाह रहा हूँ, ले लीजिए आप पर राय। सुधांशु जी। विजय जी, मुझे अभी जो चर्चा हो रही थी जी, उसी से निष्कर्ष निकला कि असलियत क्या है। जी, अभी आपने सबीना जी का बयान सुना जी, वो दंगे को जस्टिफाई कर रही है। हमें उत्तेजित करा जाता है तो हम रिएक्ट करते हैं। जी, हिंदुस्तान में कानून की प्रभुसत्ता होगी या गुंडाई की प्रभुसत्ता होगी? अगर कोई जनाब कानून के खिलाफ कुछ कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? पुलिस करेगी। जी, या ये करेंगे जो सबीना जी कह रही हैं। तो आप मधु देखिए, जी जो सबीना जी कह रही हैं, यही मानसिकता। सुधांशु जी, आप सुनिए, मैं बोल मधु जी की इस यानी बात से आप सहमत है कि बोले गजवा हिंद हो रहा बोले भी नहीं, मतलब ये कौन सी बात हो गई? आप विजय जी, मस्जिद पे जब विजय जी, मैं बोल लूं। सबीना जी आपके पास आता विजय जी, हूँ। मैं बोल लूं। देखिए, मैं बीच में नहीं टोकता किसी को। सबीना जी आपके पास आते हैं, आप बोल रही हैं। जी, सीसीटीवी कैमरा की बहुत फुटेज है, और झूठ के अलावा आपके पास कुछ है ही नहीं। सबीना आपके पास आते हैं। सुधांशु जी एक बार बोल लें। जी, सुधांशु जी, मधु जी आपकी बात हो गई है। के बल पर सबीना, हुकूमत करती है, प्लीज, इसलिए सबीना प्लीज, बोलना आता ही नहीं। सुधांशु जी को बोल लेने दीजिए, फिर आपके पास आते हैं। किस तरीके से दिया जा रहा है, क्या सोच के दिया जा रहा है? सबीना प्लीज आप चुप हो जाइए। बात सुनिए, नहीं आप सुनिए, इस तरीके से जो बोल रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबीना जी आपके पास आते हैं, आप सुधांशु जी को एक बार बोलने दीजिए। सबसे पहले मैंने शांति के लिए बोला जी, वो आप मुझे बोल रहे सबीना, सुधांशु जी की बात पूरी होने दीजिए। जी, सुधांशु जी, ये जो जहर सबीना जी जैसे लोग फैला रहे हैं ना, इसकी वजह से ये हो रहा है। 1400 साल की जो बात की जा रही है, इन पे सबीना आपके सिंड्रोम पास हो आते हैं, गया आप है। बोलिएगा। भैया मैं या तो ये या सच बोल है दिया वो सबीना, जी, सच है, पढ़ लो कुरान। एक पढ़ लो विक्टिम। जी, देखिए, इनमें एक इस तरह के लोगों ने मुस्लिम माइंडसेट पे एक विक्टिमहुड का एक माहौल क्रिएट कर रखा है। हम अत्याचार हम पे हो रहा है, हम विक्टिम्स हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और इस अन्याय का प्रतिशोध जो है वो इस तरह की चीजों पे हो रहा है, और इसलिए माहौल खराब हो रहा है। लेकिन सुधांशु जी एक बात समझ नहीं आई कि आरएसएस चीफ कहते हैं कि बिना मुसलमानों के हिंदुत्व अधूरा है, और आपके साथ के लोग कहते हैं कि गजवाए हिंद की बात। कितना कंट्राडिक्शन है ये? आप नहीं मानते आरएसएस चीफ की बात को? सुनिए विजय जी, आप देखिए, आप बहुत ही परिपक्व पत्रकारिता करते हैं, ठीक है। संगठन की बात जी, जिम्मेदार आदमी रखता है, उसकी क्या बात है जी, सरकार पहले लेते हैं। भाजपा की केंद्र सरकार का एक कार्य ऐसा बताइए जिसमें उन्होंने कहा कि ये मुसलमान के साथ नहीं होगा, ये हिंदू के फेवर में होगा। ठीक है, कहीं दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेट करा गया हो, एक काम बता दीजिए। जी, आप एक सरकार के हिंदुस्तान भाजपा के रूल्ड स्टेट्स की एक सरकार का एक काम बताइए जिसमें यह कहा गया कि मुसलमान के खिलाफ ये काम होगा, या मुसलमान को ये नहीं मिलेगा और हिंदू को मिलेगा। जी, हमारा हमेशा से एक वो रहा है कि हम तुष्टीकरण नहीं करेंगे, हम हर एक के साथ न्याय करेंगे। जी, और यही चीज जो है, इसी की बौखलाहट है आज।
संजय मैंने जी कहा ना सबीना जी ने क्या कहा जी, अरे सबीना जी, अगर मस्जिद के सामने प्रोवोकेटिव नारे लग रहे हैं तो ये पुलिस का काम है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे, और पुलिस को करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन उसका हक किसी को नहीं मिलता कि वो ऊपर से पत्थर मारेगा या गोली चलाएगा। आज अगर आप सोशल मीडिया पे देखिए क्या हो रहा है, ये जस्टिफाई करने के लिए जो है, अभी इन्होंने कहा कि साहब मस्जिद के अंदर जाके तिरंगा वो भगवा लहराया था, एक नहीं हुआ, झूठे वीडियो चलाए गए ताकि उत्तेजित करा जाए जी। और जो समुदाय वैसे ही इस मानसिकता से ग्रस्त हो गया है, विक्टिमहुड की मानसिकता से, इस बौखलाहट से कि हमारी राजनीतिक अस्तित्व जो है इररिलेवेंट हो गया है, उसके लिए ये वो विक्टिम हो जाते हैं इन जैसे लोगों के लिए जी। मैं एक और भी कहना चाहता हूं जी, अभी आपने संजय निरुपम जी का कहा जी, अरे महाराष्ट्र के दंगे आपके जमाने में आपकी सरकार के नीचे हो रहे हैं जी, उन दंगों में किसने हमला करा है आपको भी पता है जी, आप क्या नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं भाजपा का जी, राजस्थान आपका रूल स्टेट है, क्या नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं आप? जी। और ये जो राजनीतिक नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं, जी के पास जाने से पहले मैं मैंने संजय जी के पास आना चाहता बस एक बार आखिरी कह रहा हूं, एक विजय जी एक आखिरी चीज कहना चाहता हूं। मैंने एक राजनीतिक संगठन का नाम लेके कहा है कि इसका ब्लेम करा है मैंने नहीं करा। क्यों? क्योंकि मैं इसको राजनीति के हल्के स्तर पे ले जाके इस चर्चा की गंभीरता को खत्म नहीं करना चाहता। थैंक यू सुधांशु जी। मैं आज समुदाय की मानसिकता में किस तरह उनका जो है उनको विक्टिम बनाया जा रहा है, किस तरह उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, मैं इसको उजागर करना चाह रहा हूं। ठीक है संजय जी, आप जवाब देना चाहते हैं सुधांशु जी की बात का, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र सरकार का और कांग्रेस का जिक्र किया, इसलिए मैं आपके पास पहले आया। जी, ऐसा है विजय जी, दंगा कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, ये विशुद्ध राजनीतिक कार्यक्रम है जी। राजनीतिक पार्टियां ही दंगे की आग पे अपनी रोटी सेकती। ये जो विक्टिमहुड की बात है, निश्चित तौर पर मुस्लिम लोगों के अंदर जो विक्टिमहुड है वो सही नहीं है। इस देश में एक संविधान है और संविधान ने सबको अपने धार्मिक गतिविधियों का प्रचार प्रसार करने का हक दे रखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या बाकी जो आरएसएस या वीएचपी या बजरंग दल के तरफ से एक लगातार जो एक नैरेटिव चलती है, जो मेजॉरिटी के अंदर भी एक विक्टिमहुड का सेंस पैदा करते हैं कि तुमको माइनॉरिटी ने इतना सताया है, 1400 साल से सताया है कि अब ये वक्त आ गया है कि तुम बदला करो। ये सारी चीजें गलत है। न तो माइनॉरिटी को भड़काना चाहिए, नहीं मेजॉरिटी को भड़काना चाहिए। और दोनों तत्वों को भड़काने वाले जो भी लोग हैं, ऐसे लोग गलत हैं, देश विरोधी हैं और राष्ट्र विरोधी, और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कानून के हिसाब से। रह गई बात मस्जिद के बाहर जाकर के जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, या जुलूस निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए, ये बात बिल्कुल सबको हक है। यह देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, किसी को भी किसी भी क्षेत्र में जाकर के अपना धार्मिक कार्यक्रम करना चाहिए। लेकिन कल्पना करिए अगर किसी मंदिर के बाहर 200-500 मुसलमान जमा होके और घंटों वहां अल्लाह अकबर करेंगे, तो क्या लगता है लोग एक्सेप्ट करेंगे? क्या लगता है लोग रिएक्ट नहीं करेंगे? तो मैं जहांगीरपुरी में जो उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो जो तीसरा जुलूस था उसको कोई परमिशन नहीं दिया था पुलिस ने। क्या वो तीसरा जुलूस जानबूझ करके लोगों को भड़काने और दंगे का माहौल बनाने के लिए हुआ था? और इसलिए दिल्ली पुलिस, इसके प्रमुख अमित शाह गृह मंत्री जी स्वयं है, वो इस पूरे प्रकरण की छानबीन करें। जिन्होंने पत्थर फेंका है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें, और जिन्होंने जबरदस्ती जुलूस निकाल के लोगों को भड़काया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। दोनों तरफ गिरफ्तारी हुई है संजय जी, दोनों तरफ गिरफ्तारी हुई है जो सरकार ने बताया मुझे। सबीना जी, दोनों तरफ के लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको सख्त से सख्त सजा, एनएसए लगाना है एनएसए लगाइए, दोनों तरफ के लोगों पर। 5 लोगों के खिलाफ एनएसए लगाया गया है, अभी मुझे जानकारी मिली है। सबीना जी, 2 सवाल हैं। एक तो ये कि विक्टिमहुड की बात जो की सुधांशु जी ने और मधु जी ने भी, कि विक्टिमहुड का जो एक कॉन्सेप्ट है, माइंडसेट है, उसका फायदा उठाना चाहते हैं या वो पॉलिटिक्स होती है। दूसरी बात, सुधांशु जी ने जो कहा कि क्या सरकार ने कोई अल्पसंख्यक विरोधी या मुसलमान विरोधी कोई फैसला किया है जिससे आप उस पर नाराज हो सकते हैं? 2 बात स्पष्ट सवाल है। रिसेंटली जो अभी हुआ है जी, उसमें 14 मुसलमानों के नाम एफआईआर हुई है जी। उसमें से 14 सिर्फ उर्दू नाम थे, जिसमें से जब बहुत ज्यादा प्रेशर दिया गया है या सब कहीं पूरे सोशल मीडिया पे डाला गया है और तस्वीरें वायरल हुई, तब जाके आरएसएस और बजरंग दल के कुछ लोगों को
लाइन हाजिर किया गया या उनके खिलाफ तब एफआईआर हुई। तो ये जो हिंदुस्तान की जेलें भरी हुई हैं वो सारे मुसलमानों से भरी हुई हैं। एक एग्जांपल सुनिए, एक एग्जांपल बता देती हूँ। ये लॉ एंड ऑर्डर को, लॉ एंड ऑर्डर को इस तरह से, एक आदमी के दोनों हाथ नहीं थे, उसको भी पुलिस ने पत्थर मारने के जुर्म में सबीना जी, उसके ऊपर एफआईआर डाली। लॉ एंड ऑर्डर को आप रिलीजियस लेवल पर करना चाहती हैं, एक्सप्लेन करना चाहती हैं मुझसे? मैं ये क्या कहना हिंदुस्तान चाहती की हूँ, सारी जेलों में मुसलमान भरे हुए हैं? जैसे अभी सर ने बताया कि अगर एक इमेजिन कीजिए, मंदिर के सामने 500 मुसलमान खड़े होके अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे तो कैसा लगेगा? या तलवार लहराएंगे, चाकू लहराएंगे, या तमंचा लहराएंगे? इस पर तो मैंने इसी को मधु जी से मैंने सवाल पूछा था। आप वही मैं कह रही हूँ ना, कैसा लगेगा? इसलिए अगर आपको लग रहा है कि मस्जिद है, आप शौक से शोभा यात्रा निकालिए। कोई किसी मुसलमान के अंदर दम नहीं है कि वो रोक सके आपको, और ना किसी में दम करना चाहिए कि रोके, क्योंकि हमारे जो हिंदुस्तान है ना, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हमारा जो कल्चर है ना, सभी धर्म को फॉलो करता है। मुझे ये समझाइए, आप दंगों को जस्टिफाई कर रही हैं जो सुधांशु कह रहे हैं? मैं जस्टिफाई नहीं करना चाहती। जिसने गलत किया है उसके खिलाफ एफआईआर हो, पुलिस कार्रवाई करे। हमें पहले भी अपने न्यायालय पे भरोसा था कि हमें जो इंसाफ की बिल्कुल उम्मीद थी, इंसाफ मिला है। कभी भी हमने उस पर आपत्ति नहीं की। चाहे आप कोई भी बड़े आप ले लीजिए इंसाफ के बारे में, तो हमने कभी उस पर ये नहीं कहा कि नहीं गलत हुआ है, सही हुआ है। हमने उसको सर झुका के माना है। लेकिन जिस तरीके से ये भड़काने की कोशिश किया जा रहा है वो सही नहीं है। मंदिर के सामने कोई बता दे कि 500 मुसलमान जुलूस निकाल के अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा हो, कोई भी, जितने भी यहाँ पे बैठे जो बोल रहे हैं इस तरीके से, कोई मुझे एक बता दे, एक कोई सभी बता दे मामला। जी सुधांशु जी, बहुत छोटा सा कमेंट, क्योंकि मुझे मीमांसा अगर 500 मुसलमान, सुनिए विजय जी, विजय जी नहीं, एक बात ये गलत बात है जी। विजय जी, मुझे अपनी बात रखने का हक है। अगर 500 मुसलमान एक मंदिर के आगे नारे लगा रहे हो तो किसी को तब यह हक नहीं है कि उन लोगों पे पत्थर बरसाएगा या गोली चलाएगा। लॉ ऑफ लैंड जो है, लॉ ऑफ लैंड किसी के हाथ में लेने का किसी को हक नहीं है। हो गई, क्या बात कर रही है? ठीक है, और रोज टूट रहे हैं। ठीक है, बांग्लादेश में भी, कश्मीर में भी, पाकिस्तान में भी, और मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में हिंदुओं के मंदिरों को मधु जी आप बहुत एग्जेजरेशन चल रही है। मुझे लगता है आप हिंदुस्तान में नहीं रह रही। सॉरी मधु किश्वर जी, मुझे लगता है आप हिंदुस्तान में नहीं रहती। कोई मुसलमान हिंदुस्तान में मंदिर नहीं तोड़ रहा। माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए कि आप जो है नहीं जानती हिंदुस्तान को। माफ कीजिए मीमांसा जी, इस पूरी साइकोलॉजी को आखिरी बात आपसे जानना चाहता हूँ। सबीना आपकी बात हो गई, सबीना आपकी बात हो गई। मनोज, मीमांसा जी छोड़ो, ये जो पूरी साइकोलॉजी है इसको आप कैसे वो करते हैं, समराइज करते हैं? देखिए, हम सब अपनी भावनाओं को और एक दूसरे की भावनाओं को कहीं ना कहीं एको करते हैं। हम उन सब चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं और हमारे खुद की मानसिकता में कहीं ना कहीं वो एक कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाता है, जहां हम बात करते हैं पीस की, लेकिन हम अपनी भावनाओं पे उस टाइम पे जो है कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि ये जस्टिफाई करते हैं कि एक बड़ा ग्रुप जो है इस चीज़ को कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक एनोनिमिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लूज कर लेते हैं और हम कहीं ना कहीं उन भावनाओं में बहकर वही सेम चीज़ इन द फॉर्म ऑफ अग्रेशन उसको करते रहते हैं। हमें एक जागरूक नागरिक होने की ज़रूरत है। जो इन्फॉर्मेशन हमारे आसपास सर्कुलेट होती है वो हम क्रिटिकली एनालाइज, वो समझना। और अगर हम बात कर रहे हैं एकता की, तो वो कलेक्टिव कॉन्शियस को हम कैसे अपने अंदर जागरूक करें जी। एम्पैथी हम कैसे लेकर आए दूसरे की तरफ, चाहे वो कोई भी हो जी। उस चीज़ समझना और अपने अंदर लेकर आना, लाइफ में उसको प्रैक्टिस करना, वो बहुत ज़रूरी है जी। शो के शुरुआत में हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि ये जो दंगे हो रहे हैं जिस पर हमने ये पूरा कार्यक्रम रखा है उसका कारण पूछा था, और ये पूछा था कि क्या आप दोस्ती मजहब के आधार पर करते हैं? क्या आप मजहब को ध्यान में रखते हैं जब आप उनसे दोस्ती कर रहे हैं? इसका सवाल हमने पूछा था। ये सवाल हमने हमारे ट्विटर हैंडल पर और हमारा जो वेबसाइट है उस पर भी रखा था, जिसमें सवाल था कि आपकी दोस्ती का आधार मजहब है। आइए नज़र डालते हैं कि पोल का रिजल्ट क्या कहता है इस सवाल के जवाब में कि क्या आपकी दोस्ती का आधार मजहब है। 35% लोगों ने हाँ के पक्ष में जवाब दिया और 65% लोगों ने ना में जवाब दिया। ये 84% लोगों ने नहीं कहा है और 16% लोगों ने, माफ कीजिएगा, हाँ कहा है। यानी कि 84% लोग मानते हैं कि दोस्ती का आधार वो मजहब नहीं रखते हैं, नहीं मानते हैं।
यानी वो मजहब के आधार पर दोस्ती नहीं करते हैं। तो ये हिंदुस्तान का असली रंग है। हम लोग तमाम लोग जो हैं अलग अलग तरीके से बात करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का रंग जो है वो ये बताता है कि वो दोस्ती का आधार वहाँ मजहब नहीं होता। 84% लोग इस पक्ष में नहीं है कि दोस्ती का आधार वो मजहब को बनाते हैं। हमारे साथ जो सभी मेहमान रहे, मधु किश्वर जी, सुधांशु मित्तल, संजय निरुपम जी, मीमांसा जी और सबीना खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस बहस में हिस्सा लिया और हमें अपनी राय दी। अब मेरा व्यू, विजय व्यू जिसे हम कहते हैं, कि मुद्दा त्योहारों या किसी खास मौके पर तनाव या दंगे का नहीं है। यह मसला मानसिकता में पैदा होती सड़न का है, जिसकी बदबू अब सोसाइटी में फैलने लगी है। स्वच्छता अभियान का मतलब सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए मोहल्ले में झाड़ू लगाने का नहीं है। खुद को राजनेताओं के हाथों में खेलने के लिए मत छोड़िए। आप वो कठपुतली नहीं है जिसकी डोर राजनेताओं के हाथ में है। आप अपने फैसले खुद कर सकते हैं। पहचान कपड़ों से नहीं, दिल से कीजिए, क्योंकि भगवा ओढ़े हिंदू, हरा पहने मुसलमान, मैं कौन सा रंग ओढ़ूं कि बन जाऊं इंसान। आज मुझे तहजीब हाफी की लिखी लाइन याद आ रही है कि मैं मुश्किल में तुम्हारे काम आऊं या ना आऊं, मुझे आवाज दे लेना, तुम्हें अच्छा लगेगा। और कार्यक्रम को खत्म करने से पहले क्या आपने इसको देखा है? इसको देखा क्या? अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। जाते जाते एक नज़र डालते हैं एक ऐसे ही वीडियो पर जो आपको एक प्रेरणा देगा, एक सीख देगा कि भले ही आप जिंदगी में कितने ही थक जाएं, पर आपको अपनी मंजिल पाने के लिए कभी नहीं रुकना चाहिए। मंजिलों में मुश्किल तो बहुत आती है, लेकिन आपको कभी थकना नहीं चाहिए। इस कार्यक्रम में आपने दर्शन दिए, आपने वक्त दिया, आपने राय रखी, इस सब के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपका कल आज से बेहतर हो।